गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन पे गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आज जो हम लोग नया विषय या टॉपिक हम लोग विषय नहीं, टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, निरक्षरता उन्मूलन। ठीक है, तो इलिटरेसी से क्या समझते हैं आप लोग? इलिटरेसी क्या है, निरक्षरता क्या है? बताइए। मैम इलिटरेसी पढ़ने क्या लिखने है? का ज्ञान ना होना। हाँ, पढ़ने लिखने का पढ़ने लिखने का होना मैम। ज्ञान नहीं होना। ठीक है, तो हम लोग हाँ मतलब जो व्यक्ति लिख भी नहीं पाता है और पढ़ भी नहीं पाता है, यानी अक्षरों का जिसके पास ज्ञान ना हो, वो व्यक्ति जो है वो निरक्षर कहलाता है। जैसे कि शब्दों, ये निरक्षर, नी प्लस अक्षर है ना, नी यानी बिना, अक्षर यानी आपके जो शब्द है अक्षर है, यानी उसको ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एन एडल्ट और एडल्ट with the reading incapacity, a lack of knowledge of a subject, or an error in speech or writing. मुझे लगता है किसी का अनम्यूट कर लो, तुम लोग सब म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है, आवाज गूंज रही है। ठीक है, तो जो हम लोग निरक्षरता की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी जब आप लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसमें मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो निरक्षरता है वो हमारे भारतवर्ष के लिए अभिशाप है और हमें जो है इस निरक्षरता को मिटाना होगा, को खत्म करना होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है उसकी तुलना हम लोग पशु से कर सकते हैं। तो निरक्षर व्यक्ति का समाज में कोई भी स्थान नहीं होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो निरक्षर है वो अपने हित के बारे में नहीं जान सकता है, उसका अहित किसमें हो रहा है उसके बारे में नहीं जान सकता है, फिर सत्य और असत्य, इसके अलावा लाभ और हानि के जितने भी विवेकपूर्ण मुद्दे हैं उसको वो समझने में असमर्थ रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग निरक्षरता जो है उसका शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं कि पढ़ने लिखने की क्षमता ना होना, अर्थात व्यक्ति के पढ़ने लिखने की क्षमता ना होने को निरक्षरता कह सकते हैं। और जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता है उसे हम लोग निरक्षर कहते हैं। तो निरक्षरता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो हमारा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन है वो कहता है कि निरक्षरता पढ़ने एवं लिखने की पूर्ण अयोग्यता है, यानी कि जो इंसान पढ़ लिख नहीं पा रहा है, पढ़ने लिखने में अयोग्य है, वो इंसान निरक्षर कहलाएगा। ठीक है, तो निरक्षरता उन्मूलन अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो कोई भी देश हो, अगर उसके देश के अंदर निरक्षरता दर अधिक है तो वो एक तरह से सामाजिक कलंक के रूप में माना जाता है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो निरक्षर व्यक्ति है वो हमें हमारे समाज और हमारे देश के विकास में बाधक होती है। ठीक है, इसके अलावा विश्व के जितने भी देश हैं, अगर उनकी जो लिटरेसी रेट अगर ज्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका वहाँ पे उनका विकास अधिक हो रहा है। इसलिए विश्व के सभी देश अपने यहाँ निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको विकसित होना है। तो इस प्रकार जो निरक्षरता को समाप्त करने के प्रयास को ही हम लोग निरक्षरता उन्मूलन कहते हैं।
यानी कि निरक्षरता को कैसे हम लोग समाप्त करें, अधिक से अधिक लोगों को कैसे हम लोग साक्षर बनाएं, ठीक है, ये प्रयास रहता है निरक्षरता उन्मूलन का। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेंसस ऑफ इंडिया लिटरेसी रेट 7+ एज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो 1951 में हम लोगों ने देखा कि जो मेल लिटरेसी रेट है वो 21.16% था, जबकि महिला साक्षरता दर जो थी वो बहुत ही कम थी, 8.86%। यानी कि टोटल लिटरेसी रेट 1951 में 18.33 थी। इसके अलावा 1961 की बात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर 10 वर्ष के बाद देश में जनगणना होती है। तो 1951 के बाद जब जनगणना हुई तो उसमें ये पाया गया कि जो आपका पुरुष साक्षरता दर है वो है 40.4 और महिला साक्षरता दर आपकी 15.35 है। तो कुल मिला के कुल साक्षरता दर आपकी 1961 में 28.3 थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1971 में मेल लिटरेसी रेट आपका 45.96 था, फीमेल लिटरेसी रेट आपका 21.97 था, टोटल लिटरेसी रेट 34.45। फिर 1981 में जब आपका पॉपुलेशन की गणना हुई तो उसमें मेल लिटरेसी जो है आप देख रहे हो कि हर वर्ष जो है आपका लिटरेसी रेट वो बढ़ता जा रहा है। 1981 में मेल लिटरेसी रेट जो है 56.38 थी, फीमेल 29.76 थी, फिर 43.57 आपका टोटल लिटरेसी रेट था। फिर 1991 में जब काउंट हुआ तो फीमेल और मेल लिटरेसी रेट में भी आप लोग इजाफा देख रहे हैं। मेल लिटरेसी रेट 56.38 से बढ़ के 64.13 हो गई 1991 में। उसी प्रकार फीमेल लिटरेसी रेट 39.29 हुई। तो टोटल लिटरेसी रेट 52.21 था। फिर 2001 में जब जनगणना हुई मतलब लिटरेसी रेट के बारे में, तो उसमें पाया गया कि 75.26 मेल परसेंट जो है मेल लिटरेट थे भारत में, 53.67 ये हम लोग भारत देश की भी बात कर रहे हैं, 53.67 जो है फीमेल लिटरेसी रेट था और टोटल लिटरेसी रेट आपका था 64.83। अब 2011 में जब लिटरेसी रेट का पता लगाया गया तो इसमें जो है मेल लिटरेसी रेट 82.14% थी, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 और टोटल अभी आपका लिटरेसी रेट है 74.04। तो ये जो आपका टेबल शो कर रहा है कि हर साल जो है हमारी लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ती गई है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 1951 से लेके 2011 तक। 1951 में जो ब्लू कलर है वो फीमेल को दर्शा रहा है, जो रेड कलर है वो आपका मेल लिटरेसी रेट दर्शा रहा है और आपका जो ग्रीन जो कलर है वो टोटल लिटरेसी रेट को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 1951 में जो लिटरेसी टोटल लिटरेसी रेट थी वो देखिए ऐसे बढ़ते 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 74.04 तक आपकी 2011 में हो गई। ठीक है, ये भी लिटरेसी रेट है आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट इसमें दिखाया गया है कि 1991 में ब्लू कलर से इसको दिखाया गया है क्या रेट थी, और रेड कलर जो है वो फीमेल के लिए है और जो आपके शहरी मेल और फीमेल के लिए ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो ये हम लोग कह रहे हैं कि हर साल जो है हमारे भारतवर्ष में लिटरेसी रेट बढ़ रही है। अगर लिटरेसी रेट को हम लोग इंडिया में स्टेट वाइज देखें तो जो का सेंसस बताता है कि सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट था केरला का। ये देखिए आपका केरला है जिसमें कि साक्षरता दर थी 93.91%। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 69.72
और सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो है आपका बिहार, जिसमें की साक्षरता दर 63.82। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिटरेसी की बात कर रहे हैं, निरक्षरता उन्मूलन की बात कर रहे हैं। तो आखिर हमें निरक्षरता उन्मूलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस निरक्षरता का उन्मूलन कर हम लोग शिक्षा के प्रचार कर सकते हैं। किसी का माइक जो है ऑन है, तो देख लो, म्यूट करो, आवाज आ रही है पीछे से। तो निरक्षरता उन्मूलन के लिए विविध योजनाओं और कार्य का आयोजन किया, यानी कि ढेर सारे प्रोग्राम्स चलाए गए जिससे कि हम लोग अपने देश की साक्षरता दर को बढ़ा सके और निरक्षरता को कम कर सके। और इसके लिए कई आयोगों का गठन हुआ, कई समितियों का गठन हुआ और उन्होंने भी अपने मतलब सुझाव जो है सरकार को दिए। फिर भी हम लोगों ने देखा कि निरक्षरता का उन्मूलन ना हो सका और ना ही शिक्षा का प्रसार हो सका। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे देश की आर्थिक और जो हमारी सामाजिक प्रगति नहीं हो सकी। तो ये कह सकते हैं कि इस कारण जो है हम लोगों को जरूरत पड़ी कि हमारा देश कैसे आर्थिक रूप से तरक्की कर सके। तो ये तभी संभव है जब हमारे देश की साक्षरता दर बढ़े। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया कि 1951 में जो आपकी साक्षरता दर थी वो 16.7 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 74.04 हो गया। फिर भी जो है हमारे देश में जो निरक्षरों की जो संख्या है उसमें जो है आशातीत हमें वृद्धि देखने को नहीं मिली। या ये कह सकते हैं कि जब 1951 में हमारे देश में कुल 30 करोड़ लोग निरक्षर थे, जो कि 2001 में बढ़कर 46 करोड़ हो गए। और यदि हम लोग भारत की जनसंख्या को देखें तो 1951 में हमारे भारत की जनसंख्या कुछ और थी और जो अभी बढ़कर हम लोग 1.3 मतलब 130 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि तो हुई है, पर साक्षरता की वृद्धि के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी साक्षरता दर क्यों नहीं बढ़ पाई है या हमारी जो है निरक्षरता के कारण क्या है। सबसे पहला जो है कॉजेज ऑफ इलिटरेसी के अंतर्गत है इलिटरेसी अमॉन्ग पेरेंट्स, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, आपके गार्जियन हैं, वो जो है खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। और जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो वो अब शिक्षा की अहमियत को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो वो जब खुद ही शिक्षित नहीं है तो वो कैसे समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, यानी कि कई ऐसे परिवार हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि पारिवारिक हमें सपोर्ट नहीं मिलता है ना, फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है। कोई भी कारण हो सकता है, गरीबी हो सकती है, ठीक है, और उनको एजुकेशन के फायदे नहीं मालूम है तो वो लोग बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द एजुकेटेड, ये भी देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनमें भी आपको बेरोजगारी दिख रही है। ठीक है, तो उनको लगता है कि बेरोजगारी है तो पढ़ लिख के भी कौन सा हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो इस कारण से ही वो लोग नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि उनमें जागरूकता की कमी है। ठीक है, जब पेरेंट्स ही नहीं जागरूक होंगे तो वो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजेंगे। इसके अलावा कुछ सामाजिक बैरियर्स हैं, सोशल बैरियर्स हैं, समाज के वो जो व्यवधान उनको बीच बीच में लगते हैं। ठीक है, फिर लैक ऑफ अफोर्डेबल एजुकेशन, मतलब वो जो पेरेंट्स है वो
जो शिक्षा है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लैक ऑफ मनी वगैरह, पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण भी जो है वो लोग शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिला पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो निरक्षरता उन्मूलन का सबसे पहले काम तो क्या होगा। सबसे पहला जो निरक्षरता उन्मूलन का काम है कि साक्षरता का प्रसार करना, यानी कि स्प्रेड ऑफ लिटरेसी या एजुकेशन के माध्यम से हम लोग साक्षरता का प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा निरक्षरता उन्मूलन का काम है कि स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियमों का प्रसार करना, यानी कि अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकेंगे, अपने स्वच्छता के बारे में हम लोग जागरूक हो सकेंगे। फिर अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो हम लोग अपने देश के लिए आर्थिक सहायता भी दे सकेंगे। हम लोग लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का हम लोग ज्ञान करा सकेंगे। इसके अलावा करोड़ों को मनोरंजन के साधन भी हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे। तो साक्षरता शिक्षा के विषय में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, यह उन्हें साक्षर बनाएगी। इसके द्वारा वह विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साक्षरता सिखाएगी कि वे अपने वातावरण से किस प्रकार समरसता स्थापित कर सकेंगे और अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों को किस प्रकार से अधिक उसका लाभ उठा सकेंगे। तो लिटरेसी जो हम लोग उन्मूलन देख रहे हैं उसके कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे कि निरक्षरता उन्मूलन का क्या उद्देश्य होगा कि जो अशिक्षित व्यक्ति है उनके अंदर आप भाषा, विज्ञान, भूगोल और भारतीय सेवाओं का आवश्यक ज्ञान प्रदान करेंगे। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य ये है कि उन लोगों को हम लोग पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम बना सकेंगे ताकि वो उनकी जो भी भावनाएं हैं वो उनको अभिव्यक्त दूसरों के सामने रख सके। फिर इलिटरेसी का इरेडिकेशन करने का एक और उद्देश्य ये है कि व्यवसायिक कार्यों में हम लोग व्यक्तियों को दक्ष बना सकेंगे। वो व्यवसायिक कार्य में दक्ष होंगे तो वो अपनी आर्थिक स्थिति का भी सुधार कर सकेंगे। इसके अलावा हम ऐसे लोगों को अपने देश की स्थिति में अवगत करा सकते हैं। फिर जितने भी अशिक्षित व्यक्ति हैं उनको उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, वो हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इलिटरेसी, यानी कि हमारे निरक्षर रहने से हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव हम लोग को देखने में मिलता है कि हिंडर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, यानी कि अगर हम लोग अशिक्षित हैं तो हम लोग अपने देश की सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकते हैं, यानी कि देश के सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस में हम लोग किसी ना किसी तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है, गरीबी भी जो है हमारे देश को विकसित करने में या दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाने में या खड़ा करने में असमर्थ है। इसके अलावा इलिटरेसी में हम लोगों ने ये भी देखा है कि चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह जो है अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये प्रचलन में है। तो उस कारण भी जो है मतलब ये क्यों हो रहा है बाल विवाह, क्योंकि पेरेंट्स लोग लिटरेट नहीं है, वो लोग साक्षर नहीं है। इसके अलावा उसका एक और कॉज होगा कि हमें अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। फिर अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो हम लोग सोशल क्राइम्स जो आप क्राइम कर रहे हैं वो जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अंडर पेमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, या पढ़े लिखे भी है तो रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंटरजेनरेशन ऑफ इलिटरेसी, ठीक है।
तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी मीन्स टू रिप्लेस ऑल illiterate people and to make them able to read and write and develop in their field। यानी कि निरक्षरता उन्मूलन का अर्थ है सभी लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है उनको साक्षर बनाना, उनको लिखना पढ़ना सिखाना, ताकि वो अपने जिस क्षेत्र में है वहां पे वो लोग तरक्की कर सके। अब देखते हैं नीड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, यानी कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो ऐसी बहुत ढेर सारी सूचनाएं हैं जिसके बारे में वो जागरूक नहीं होते हैं, यानी कि उनके जो कर्तव्य है अधिकार है उनका उनको बोध ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि लोगों को साक्षर बनाए। फिर जो साक्षर नहीं है वो हम लोग देखते हैं कि वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं समाज के द्वारा, है ना, उनको बुरी तरह से समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो वो प्रताड़ना क्यों सहते हैं? क्योंकि वो साक्षर नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो वो पढ़े लिखे लोगों से दब जाते हैं। जैसे कि तुम लोग देखते हैं कि जैसे ट्रैफिक में ही देख लो, जो रिक्शे वाला है जो गरीब है उसी को जो है ज्यादा सताया जाता है, और जो बहुत हाई सोसाइटी के होते हैं या अच्छे घर के कार से जो चल रहे हैं उनको लोग नहीं परेशान करते हैं। तो ये परेशान करने का कारण ही क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है। इसके बाद जो हम इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं दे नाइदर एबल टू डेवलप देमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप का भी नहीं विकास कर सकते हैं, और नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इन द सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि वो जो अपना विकास नहीं कर सकते हैं, अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, और अपने देश का भी विकास नहीं कर सकते हैं। अब मेजर्स ऑफ इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, यानी कि कुछ हम इसके मेजर्स देख रहे हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हम कैसे निरक्षरता को खत्म कर सकते हैं। उसके लिए सरकार के द्वारा जो है बहुत ढेर सारे आपके प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जैसे कि देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए आप विभिन्न साधनों और उपायों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन, है ना, इसका यूज कर सकते हैं। फिर सतत शिक्षा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन आप चला सकते हैं। फिर एजुकेशन फॉर सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, यानी कि जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं उनके शिक्षा के लिए भी सरकार ने बहुत ढेर सारे प्रावधान करे हैं। फिर जनसंख्या शिक्षा, यानी कि पॉपुलेशन एजुकेशन, इसके द्वारा भी हम काफी हद तक जो है इलिटरेसी रेट को कम कर सकते हैं। और समावेशी शिक्षा की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है हम लोग निरक्षरता को खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोग अगर सभी को प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, सभी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे, तो हम साक्षरता दर बढ़ा सकते हैं और निरक्षरता को खत्म कर सकते हैं, उसका उन्मूलन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, यानी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाए, ठीक है, जहाँ पे प्रौढ़ लोग क्या होते हैं कि दिन भर वो लोग काम करते हैं, फिर उन लोगों के लिए इवनिंग क्लासेस के माध्यम से जो है हम लोग उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो काम भी करें और उनका काम भी ना रुके, उनको कुछ आर्थिक सहायता भी मिलती रहे और वो लोग पढ़ भी सके। फिर जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, तो इसमें कहा था कि आर्टिकल 45 में पहले कहा था, पर अब 21 का में कहा गया है कि 8 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जो छात्र हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो इस निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जो हमारी भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी स्थापना की गई है 1957 में। तो ये जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी AICTE को सौंपी गई है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोठारी कमीशन बना था, जिन्होंने शिक्षा के सभी पहलुओं के बारे में चर्चा की थी 1960
64-66 में, हाँ, कोठारी कमीशन आपका जो है इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा सभी के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन NSE 1979 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि जो है हम अपने देश की साक्षरता दर को बढ़ा सके। फिर नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसके बदौलत जो हमारे भारत देश में बहुत ढेर सारे आपके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मतलब केंद्रीय विद्यालय तो चल रहे थे, पर इसके बाद जो है आपके नवोदय विद्यालय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो खोले गए थे। तो नवोदय विद्यालय जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे 6th क्लास में एडमिशन होता है और 6th से 12th जो है यहाँ पे पढ़ाई होती है। ऑल ओवर इंडिया नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे फ्री फूडिंग एंड लॉजिंग की व्यवस्था है, और इसका जो सिलेबस है वो CBSE या NCERT की किताबें चलती है, और CBSE एग्जाम कंडक्ट कराता है। और जो नवोदय विद्यालय है वो 75% जो इसलिए खोले गए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत ढेर सारे प्रतिभाशाली छात्र हैं जो कि अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश आर्थिक स्थिति मेन होता है। तो उन लोगों के लिए, ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए नवोदय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई है। तो 75% जो है उसमें ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए उसमें रिजर्वेशन है, और 25% जो है शहरी बच्चों के लिए उसमें रिजर्वेशन किया गया है, और 6 में इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी के तहत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में खोला गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए, शिक्षा के लिए जो भी आपकी बेसिक नीड है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वहां पे स्कूलों में उपलब्ध कराना। जैसे कि जो स्कूल बना है कम से कम उसमें 2 कमरे होने चाहिए, फिर शिक्षक होने चाहिए, 3 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें कि 50% से मतलब फीमेल रिजर्वेशन है मतलब। और इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, फिर आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, फिर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, फिर आपके म्यूजिक के इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। स्कूल बेल होना चाहिए, फिर बुक्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं वो है, ये जितने भी जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ये सारे जो स्कूल को जहाँ पे छात्र जो मतलब प्रोत्साहित हो सके शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फिर DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये भी 1994 में चालू किया गया था। तो हर जिले में जो है प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए गए थे। तो प्राथमिक ये हम लोग देख रहे हैं कि सब जो है प्राइमरी लेवल पे ही है, क्योंकि प्राइमरी लेवल की ही अगर एजुकेशन, अगर साक्षरता अगर विद्यार्थी पा लेता है तो वो साक्षरता के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान जो कि आपका 2001 में चलाया गया था, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि साक्षरता को बढ़ाने के लिए और जो आपकी शिक्षा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडल्ट एजुकेशन के लिए क्या प्रोविजन दिया है, जिसकी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रौढ़ लोग हैं वो इवनिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके एग्जाम या पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो आपका एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें जो है नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी 1951, 56 में। फिर नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोग्राम यानी दूरदर्शन से चलाया जा रहा है 1960 से। फिर कोठारी आयोग बना था 1964-66 पे। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP 1978 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन
1988 में। फिर आपका टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था 1992-1997 में। फिर हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल एडल्ट एजुकेशन जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो आखिर चलाने का उनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि टू एक्सपैंड इन लिटरेसी अमॉन्ग एडल्ट, यानी कि हमें जितने भी प्रौढ़ व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनमें साक्षरता, उनको साक्षर बनाना। ठीक है। इसके अलावा टू एक्वेंट द एडल्ट विद हेल्थ रूल्स, उन लोगों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नियम है वो कैसे हेल्दी रह सकेंगे उनको उनके बारे में जागरूक करना या उनके विषय में बताना। फिर टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वोकेशंस एंड इंडस्ट्रीज टू एडल्ट, यानी कि जो प्रौढ़ है उनको लगातार उनके जो व्यवसाय है या उनसे संबंधित जो उद्योग है, धंधे है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देते रहना। इसके अलावा टू एक्वेंट द एडल्ट विद देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड टू मेक देम अवेयर टुवर्ड्स देम, यानी कि उनकी जो भी राइट्स हैं, ठीक है, आपकी फंडामेंटल राइट्स है या उसके आपके क्या सामाजिक के अलावा आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक है, उनका कैसे आप निर्वहन करेंगे उसके बारे में भी जागरूक करना। फिर टू इंक्लाइन द एडल्ट फॉर हेल्दी रिक्रिएशन, यानी कि प्रौढ़ों के लिए स्वस्थ मनोरंजन भी उपलब्ध कराना। तो ये सारा कुछ जो है इसके इलिटरेसी इराडिकेशन के अंतर्गत प्रोग्राम चलाए गए हैं। फिर आपका हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, इसको चलाया गया है। तो इससे क्या होता है कि तो adult education will be connected to national goals and special attention will be paid to its development, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो आपके सामाजिक राष्ट्रीय जो उद्देश्य हैं, हम अपने राष्ट्र का कैसे विकास कर सकें इसके बारे में आपको जानकारी देता है। इसके अलावा द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल कम टुगेदर फॉर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, यानी कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत ढेर सारी योजनाएं सभी लोगों के लिए, जनसाधारण के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा कोऑपरेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, teachers, volunteer organization and youth will be taken for the eradication illiteracy, यानी कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए हम लोग जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षक हैं, जो एनएसएस या ऐसे बहुत ढेर सारी संस्थाओं के जो वॉलंटियर्स हैं या युवा वर्ग है, उनकी हम लोग मदद ले सकते हैं। फिर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन विल बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम विल बी चॉक्ड आउट, यानी कि हम लोग जो है जनसंचार, ठीक है, इसकी सहायता भी ले सकते हैं। फिर कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन रूरल एरियाज, यानी कि सतत शिक्षा केंद्र जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे खोले जाए। इसके बाद TLC टोटल लिटरेसी कैंपेन आप चला सकते हैं, जिसमें कि एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, यानी कि आप ये देखेंगे कि कितने बच्चों का स्कूलों में नामांकन हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उनके पेरेंट्स को प्रेरित करना कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, फिर प्रोपगेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फिर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, पीस एंड गुडविल, ये सारा कुछ टोटल लिटरेसी कैंपेन के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपका ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या क्या आखिर व्यवधान आ रहे हैं लिटरेसी को इलिटरेसी रेट को कम करने के लिए। पहला जो ऑब्स्टिकल है, जो बाधा है, वो है इनसफिशिएंट बजट फॉर प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन। जो हमारी प्राथमिक स्तर की शिक्षा है या जो प्रौढ़ शिक्षा है, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट बजट नहीं है, ठीक है, धन की कमी है। तो ये एक व्यवधान का कारण है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड ड्यूटीफुलनेस एट ईच लेवल, यानी कि हर स्तर पर
प्राथमिक से लेके हायर एजुकेशन कोई भी स्तर हो, तो उसमें देखते हैं कि जो है ईमानदारी की कमी है, फिर आप अपने काम से काम चोरी करते हैं, ठीक है। ये इस कारण भी जो है साक्षरता नहीं बढ़ रही है। फिर बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल, यानी कि गरीबी कारण है, फिर पिछड़ापन जो है वो भी इसका एक कारण है। फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एट रैपिड रेट, यानी कि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हम लोग इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर्स टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया। फर्स्ट मेजर इज legal provision of compulsory and free primary education, यानी कि आप सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दें, ठीक है। इसके अलावा sufficient provision of budget for compulsory and free primary education and encouragement to people's cooperation in their arrangement, यानी कि भारत सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा के को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए बजट जो है उपलब्ध कराए, सफिशिएंट बजट दे, ठीक है, ताकि प्राथमिक शिक्षा सभी तक पहुंच पाए। फिर द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेड अलर्ट विद द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट टू द ऑफिशियल कमिटिंग एरर, यानी कि हमें प्रशासनिक तौर से भी हमें इसको देखना पड़ेगा, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको उसकी गलती की सजा भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, द कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हेवी इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज, यानी कि रोजगार को बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें जो कुटीर उद्योग है या दूसरे जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसको हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इसके अलावा इलिटरेट एडल्ट शुड बी गिवन एडल्ट एजुकेशन वाइल द वर्क, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको उनके काम के साथ साथ उनके लिए क्लासेस की व्यवस्था करनी होगी, यानी एडल्ट एजुकेशन स्कूल में उनको भेजना होगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल फॉर इट और नेशनल लॉ शुड बी पास्ड। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जिसके लिए जो है आप लोग पॉपुलेशन कंट्रोल जो हम करने के लिए आप एक राष्ट्रीय कानून बना दीजिए, जिससे जो हमारी जो जनसंख्या दर दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है वो खत्म हो सके, ठीक है। तो ये सब कह सकते हैं कि हाँ ये सारे कारण है इलिटरेसी रेट को खत्म करने के लिए। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट whom you call illiterate, यानी कि इन बच्चों को या ये जो महिला है बुजुर्ग महिला है इनको या किसी और को क्या सकते हैं, यानी कि जो पढ़ी लिखा नहीं है वो इलिटरेट ही होगा। इसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 the census which state of India has highest literacy rate, ये जो कुछ क्वेश्चन है कि इसमें आप किसको कह सकते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये आपके लिए क्विज टाइप का है। अगर दोनों मतलब इनमें से कौन इलिटरेट है, इट बोथ, अगर बच्चे भी नहीं पढ़ना लिखना जान रहे हैं या ये बुजुर्ग महिला भी नहीं पढ़ना लिखना जान रही है, तो इन दोनों में से कौन इलिटरेट कहलाएगा? इसका जवाब दीजिए। हम दोनों ही हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल दोनों ही, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको लिए है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सेकंड केरला है ना, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हमारा जो है लिटरेसी रेट के बारे में खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू क्लास, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है किसी को?
नो मैम। ठीक है, मुझे लगता है